अस्सलाम वालेकुम। खोए हुओं की जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और हस्बे रिवायत हमारी रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए हमारे साथ मौजूद है आपके मेरे हम सब के प्यारे मुमताज शायर, कॉलम निगार, ड्रामा निगार मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और आप सब जानते हैं कि खुद साख्ता दानश्वर भी जो कि इनका नाम अबरार नदीम है अपनी बेपनाह फरागत में से वक्त निकालकर अपनी दे चुकी बातों के साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार। वालेकुम अस्सलाम। अबरार कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। देखिए मैंने आपका हाल सबसे पहले पूछा है आज, और ज़ाहिर है कि कोशिश आपकी यही होगी कि रेटिंग बड़े खैर रेटिंग पे और आपके हालचाल पे बाद में आते हैं। नाज़रीन, खोए हुओं की जस्तजू में हमने अपनी सुनहरी रिवायात और अक़दार की खोज में आपकी मुलाकात चंद मुमताज शख्सियात से करवाई, जिनमें सदर मुमलिकत मोहतरम ममनून हुसैन, उनकी अहलिया और अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब शामिल हैं, जिन्होंने गैर रिवायती और दिलचस्प अंदाज में अपने बचपन और जवानी के वाक़यात हमारे साथ शेयर किए और उन सुनहरी दिनों को भी याद किया, उन रिवायात का भी जिक्र किया जिनको लोगों ने बड़ी तादाद में बहुत ज्यादा पसंद किया। आपकी दिलचस्पी के पेश नजर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस मेहमान शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक अदब से है। नाज़रीन, शेर और अदब हमारी तहजीब और सकाफत का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ अदब से वाबस्ता अक्सरियत ऐसे अदीबों की है जिन्होंने बिल्कुल इब्तदा से अपने फनी सफर का आगाज किया और तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से बतौर एक लिखारी के मुआशरे में अपना नाम पैदा किया और इज्जत और वकार वो मुकाम उस मुकाम पर आज ये लोग फायज है जहाँ पर हर कोई इन्हें रश की निगाह से देखता है। ऐसा ही एक मोतबर नाम मारूफ अदीब, ड्रामा निगार, शायर और उस्ताद जनाब असदुद्दीन सैयद साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हमारा जो प्रोग्राम है खोए हुओं की जस्तजू, इसका जब हम आगाज करते हैं, अगर कोई मेहमान शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आती है तो उसका स्टार्ट हम उनके बचपन से करते हैं। आप अपने बचपन के हवाले से हमें बताएं कि आपको अपने बचपन का जो हिस्सा गुजरा वो याद है, और अगर याद है तो कौन से ऐसे दिलचस्प यादें हैं, ऐसे वाकयात हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि ये प्रोग्राम मैं बहुत ही शौक से इसलिए भी देखता हूँ कि माजी में झांकना और उन दिनों को याद करना यकीनन एक राहत देता है और हम थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाते हैं। तो आपने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए मशकूर हूँ। जहाँ तक बचपन का है, सच्ची बात यह है कि मेरा बचपन बेहद अच्छा गुजरा है, इसलिए कि फारिगुल बाली की तकरीबन तमाम सूरतें उस वक्त हासिल थीं। अच्छा, मुल्तान में मेरा बचपन गुजरा और मेरी तालीम भी मुल्तान की है। उस वक्त का मुल्तान अब भी खैर माशाल्लाह मुल्तान उसी तरह है, लेकिन उस वक्त कुछ इस तरह से तबकाती तकसीम नहीं थी और एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास और एक बहुत बड़ी लोअर मिडिल क्लास आपस में जुड़ी हुई थी। तो इसलिए हम सब साइकिलों पे होते थे, तो हमें कभी ये एहसास कमतरी महसूस नहीं हुआ कि पास से कोई गाड़ी गुजर गई या ये हो गया या वो हो गया। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो मेरा बचपन मेरे ददियाल में जो गुजरा है मैं थोड़ा उसको याद करूंगा। जिस तरह मुनीर नियाजी ने अपने खानपुर को याद किया, खानपुर जो वो इंडिया में छोड़ आए थे, एक खानपुर यहाँ भी है। तो वहाँ एक ब्रांच लाइन पे 4 स्टेशन थे, एक रेल गुजरती थी, अक्सर उसकी सीटी हमें बस्ती में सुनाई देती थी। तो मुझे मुनीर का ही एक मिसरा याद आ रहा है, रेल की सीटी बजी और दिल लहू से भर गया। तो वो एक जंगल के अंदर एक बस्ती थी और उसमें बाग थे आमों के और थोड़े घर थे, ज्यादा शजर थे और उसमें खास तौर पर खजूरों के बाग बहुत अहम थे। तो वो मेरे लिए एक अजीब एक्सपोजर था और खेत, और मैंने पहली बार सब्जी को उगते देखा। तो मिर्च का जो खेत होता है, इतना खूबसूरत खेत मैंने आज तक नहीं देखा। जो मिर्च का पौधा होता है छोटा होता है लेकिन उस पे इतनी मिर्चें लगती हैं, तो वो और उसकी खुशबू मुझे आज तक नहीं भूली। फिर खजूरों पे मैं खुद चढ़ जाता था, वहीं सारा दिन बैठे रहना, और वो मौसम ऐसा था खजूरों का जब हम छुट्टियों में जाते थे। तो फिर मेरी दादी खुद मेहनत करती थी, हर शय खुद बनाती थी, चक्की पीसती थी, तो मैं उनके साथ बैठ जाता था और फिर वो दूध बलुती थी। इस तरह के जो काम, बिजली वहां थी नहीं, हम कुएं पे नहाते थे, यानी एक अजीब व गरीब विल्डरनेस थी। और उस फितरत का जो ज़ौक और शौक मुझे हासिल हुआ, उसने मुझे शायरी में बड़ी मदद दी कि आप फलों के नाम, पौधों के नाम, दरख्तों के नाम आज लोग नहीं जानते कि टाली का दरख्त क्या था, उच्चियां लमियां टालियां,
विच गुजरी दी पींग वे। वाह। और अब ये वो चीजें हैं जो अब आज की नस्ल शायद उसको रिमेम्बर नहीं करे। तो इसी तरीके से नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये वो चीजें आपको लिटरेचर में ये नजर आएंगे, आपको फिक्शन में इनका जिक्र मिलेगा बहुत सारी चीजों का। तो इस तरह वो बचपन मैं समझता हूँ कि फितरत शनासी के लिए, इंसानों के करीब होने के लिए बेहतरीन मौका था। फिर मुल्तान में तो खैर हर तरह से हमें हासिल था। स्कूल कॉलेज से पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ये प्राइवेट स्कूल था, मिल्लत हाई स्कूल। इसमें मुझसे पहले अदाकार मोहम्मद अली पढ़ के गए थे। अच्छा, अब वो उनसे सीनियर थे, मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन अली भाई से जब मेरी मुलाकातें रही तो फिर वो स्कूल की बहुत सारी बातें कॉमन होती थी। ठीक, फिर आप दोनों ही शेयर करते हो? बहुत शेयर करते, हमने एसोसिएशन तक बना ली थी अली भाई के साथ। इसी तरीके से वहाँ मौलाना फजल रहमान एक साल आगे थे मेरी क्लास में। अच्छा, वो मुझे नहीं भूलता, इसलिए कि मौलाना साहब को आज आप देखें, उसको थोड़ा मिनिएचर कर लें, यानी साइज यही था। अच्छा, गुपले गुपले थे, बिल्कुल यही लिबास पहनते थे। अच्छा, साथ ही उनके वालिद का मदरसा था मुफ्ती महमूद साहब का, तो एक खादिम आगे एक खादिम पीछे, ये इस तरह चलते थे। अच्छा साहब, आपने कहा कि मौलाना साहब स्कूल में भी यही लिबास पहन के आते थे? बिल्कुल इसी तरह, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म उस स्कूल में नहीं था। तो इसी तरह आते थे, प्राइवेट स्कूल। अच्छा, चूंकि गुपले गुपले थे तो वो जो खुदाम थे वो उनको बच्चे अगर छेड़े तो वो उनको बचाते थे। मतलब उस वक्त भी प्रोटोकॉल तो बड़ा अच्छा स्कूल था, उसमें बड़ी अच्छी हमारी तरबियत हुई। वहीं मैंने लिखना सीखा और मुझे याद है कि वहाँ उर्दू डाइजेस्ट आता था और फनून आता था, तो वो हमारे लिए एक बड़ी नेमत थी कि हमें वहाँ स्कूल में ये रिसाले मिल जाएं। ठीक, आपने कहा कि आपने वहीं से लिखने का स्टार्ट किया, तो स्कूल तो यकीनन बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप पढ़ाई में कैसे बच्चे थे? मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं था और ना मैं बनना चाहता था। बिल्कुल सही, मैं उतने नंबर जितने नंबर मुझे चाहिए होते थे पास होने के लिए, सेकंड क्लास के लिए, वो मैं ले लेता था। अच्छा, और अपनी चालाकी से भी ले लेता था। मसलन एमए में जब हम आए तो मुझे ये पता चला कि इतनी सारी किताबें पढ़ना तो मुश्किल है, तो क्या किया जाए। पता चला कि जी कोटेशन जो बच्चा ज्यादा लिखता है उसको नंबर फौरन मिल जाते हैं। तो हमने कोटेशनें घड़नी शुरू कर दी। सिर्फ नाम हम ले लेते थे कि मिसाल के तो आबिद अली आबिद ने फरमाया, अब वो फरमाया हमने खुद होता था। लेकिन ना, थोड़ी सी मैं कदा कलामी कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि पार्टी हाउस में अक्सर जो दानिश्वर होते थे ना, ये कोटेशन मुख्तलिफ लोगों की, वो बाहर के जो अंग्रेजों की, अमरीकनों की, उनकी कोटेशन। एक दफा हमारा दोस्त राज मुनीर कमाल का ज़हीन आदमी था, बहुत जबरदस्त इंटेलेक्चुअल, तो उसने आके एक दफा उसने कहा कि एक नाम लिया उसने कि उसने ये कहा है। अब चूंकि वो बड़ा एक सनद था उसका कहना, उसके बाद अगले सेशन में, फिर उससे अगले सेशन में सब ने वही कोटेशन, उस बंदे की कोटेशन, मुख्तलिफ कोटेशनें बयान करनी शुरू कर दी। चौथे इजलास में जाके सराज मुनीर ने कहा कि ये जिस दानिश्वर का मैंने नाम लिया था इसका कोई वजूद नहीं है, ये सिगरेट की डब्बी पे उसका नाम लिखा होता है। मुझे याद है। जबरदस्त। अच्छा कासिम साहब, आपने ये कोटेशन वाली बात तो कोट की, लेकिन जैसा कि अभी असगर नदीम सैयद साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं था और ना ही मुझे शौक था बनने का। अगर आपके वाकयात, आपके बचपन की बात करें तो आप भी पढ़ाई में अच्छे बच्चे, दिलचस्पी भी नहीं थी, तो क्या वजह है अब्रार कि यहाँ पर जितने बड़े लोग आते हैं या जितने बड़े, आप लोग तो टीचर्स भी हैं खुद दोनों, और उस्ताद, शायर, ये वो ड्रामा निगार, तो पढ़ाई से इनको दिलचस्पी नहीं है, ये क्या वजह है? अच्छा, ये जो आपने कहा है ना कि जितने बड़े लोग हैं उनकी पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं है, तो मैं उनमें शामिल बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और कासिम साहब, अगर मैं यहाँ से ना जाने की अमान पाऊँ तो थोड़ी सी कथा कलामी की इजाजत है ना मुझे भी? आप कर चुके हैं। नहीं, असगर नदीम सैयद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। जी जी। तो एक सवाल मैं भी इनसे करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी। असगर नदीम सैयद साहब, आप ये बताइएगा कि बचपन से ही आपका ये नाम है असगर नदीम सैयद? नहीं, मेरा ये नाम नहीं था जी। ये नाम मैंने कासमी साहब जी की सिर्फ एक रोमांस जो पैदा हो गया जी, अहमद नदीम कासमी, तो उस वक्त
یہ جیسے احمد عظیم قاسمی کا اصلی نام بھی احمد شاہ تھا، احمد شاہ جی احمد فراز کا اصلی نام بھی احمد شاہ تھا، جی تو میرا نام غلام اصغر شاہ تھا. غلام اصغر. یہ بی اے میں جا کے یہ تبدیلی آئی. بڑی پرانی بات ہے نا جی بی اے میں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے کہ اکبر ندیم سید، اب ماشاءاللہ سے اب بڑے ہیں، تو اگر اس کو کر دیا جائے تو یہ کیسا رہے گا؟ اب میں اس پہ ایک قاسم صاحب اجازت ہے؟ ضرور ضرور ضرور. منیر نیازی کا ایک جملہ مجھے اس وقت یاد آیا ابرار کو. جی جی جیسے یہ خود ساختہ دانشور ہے، بالکل. اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ پکا دانشور ہو جائے گا. منیر نیازی نے ایک بار ایسا کہا کہ ایک چھوٹا شاعر غریب بیچارہ بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو منیر نیازی نے اسے ایک دو جملے اس پہ کس دیے. میں نے کہا نیازی صاحب چھوڑیں، بیچارہ چھوٹا سا شاعر ہے، آپ کیوں اتنے؟ کہنے لگے انہیں ایسے ہی بڑے ہو جانا ہے کہ پھر انہیں کہنا ہے کہ میرا فلیپ لکھو. لیکن نا وہ منیر نیازی کی تو خیر ان کا بھی بڑا وقت گزرا، میرا بھی بڑا وقت گزرا. ایک دفعہ ہم باہر تھے، کسی کون سا ملک تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے، تو ایک شاعر تھا، وہ کہنے لگا، وہ باہری روزگار تھا اس کا، کہنے لگا منیر صاحب میرے ساتھ بازار چلے، میں نے آپ کے لیے کوئی گفٹ لینا ہے. جب باہر گئے تو دکان پہ پہنچے، گفٹ پسند کیا تو کہنے لگا اوہو میں تو بٹوا گھر بھول آیا ہوں. منیر نیازی کہتے ایک تم شاعر برے ہو، اوپر سے بٹوا گھر بھول آئے. بالکل یار یہ ڈبل آپ نے بری حرکتیں کر دیا. اچھا قاسم صاحب، جیسا کہ ابھی ابرار نے کیونکہ آپ کو انٹرپٹ کر دیا، تو وہ میں سوال آپ سے کر رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے لوگ اور پڑھائی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں؟ میں اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں، قاسم صاحب سے بھی ہم لیں گے وجہ. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ شعور نہیں تھا کہ اتنے ایز لینے ہیں، ٹاپ کرنا ہے، تو مقابلہ اس طرح کا ہے، اور اس میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا. اس طرح کی کوئی چیز پرویل نہیں کرتی تھی. بچے سب ایک طرح سے اسکول میں ہوتے تھے، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوتا تھا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچپن جو ہے اس میں اگر آپ کو کھیل نہ ملے، اس میں اگر آپ کو بہت ساری چیزیں نہ ملیں، تو وہ تو ایک اداسی میں آپ کا بچپن ویسے بھی گزرے گا. تو وہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم خوش رہنا چاہتے تھے. اس لیے پتنگ بازی کی، ہم نے لٹو چلائے، ہم نے وہ پتے کھیلے، ہم نے سب پٹھو گرم، ساری وہی چیزیں جو ہم نے کی، اور ہمیں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں. اچھا میں بتاتا ہوں اس کا نا. ابھی ایک نام تو آپ بھول گئے ہیں، سعادت حسن منٹو. یہ میٹرک میں اردو کے امتحان میں فیل ہو گئے. اچھا اب بات یوں ہے اور میٹرک تھرڈ ڈویژن میں. اچھا، اور یہ جو شاعر، ادیب، دانشور، یہ وہ سارے جو لوگ ہیں، ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑے ہو کے کچھ بننا ہے، ہم نے چیف انجینئر بننا ہے، ہم نے بہت بڑا ڈاکٹر بننا ہے. ان کے ذہن میں یہ اپنی دنیا میں مست رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کمپٹیشن میں یہ ہوتے ہی نہیں ہیں. کمپٹیشن میں دوسرے جن لوگوں نے دوسرے طبقات میں جانا ہے وہ اس میں شریک ہوتے ہیں. اور شاید پیرنٹس کی طرف سے بھی پریشر نہیں ہوتا کہ بچوں نے فائدہ میں اس میں قاسم صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ وہ ہم اس کلاس میں ہی نہیں ہوتے جو کمپیٹ کر رہی ہوتی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ان کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی ہے کیا اور کب اور کیسے ایکسل کرنا ہے، تو وہ اس پروسیس میں رہتے ہیں. اس لیے ان کا زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ زندگی ہوتا ہے، ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، آبزرویشن ہوتی ہے، اور ایکسٹرا کریکولر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اب جب کوئی لٹریچر میں جانا چاہتا ہے تو پھر بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار شاعری کا ایک پروسیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کریٹیوٹی والے لوگ. اصغر میں آپ کی نا بات کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں. میں اب یہ دیکھیں نا، اگر اصغر ندیم سید کتابیں پڑھتا رہتا، امتحان کی تیاری کرتا رہتا، تو جو اس کی اصل چیز تو اس کے پاس کتابیں وغیرہ تو بعد میں آتی ہیں. پہلے تو آبزرویشن ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہوتی ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ اصغر نے اپنے ڈراموں میں جو کردار دیے وہ کتابوں سے تو نہیں لیے تھے، وہ تو انہوں نے ایک چلتا پھرتا دیکھا اور وہی پھر آگے پھر کہانی کا عنصر جو ان کے یعنی جس خوبصورت طریقے سے ڈراموں میں آیا. ورنہ تو بہت سارے ڈرامے ہوتے ہیں جن کی آپ کو کہانی یاد نہیں ہوتی، لیکن اصغر کے ڈرامے ایسے ہیں جس میں پوری ایک
ये किताबों से तो नहीं मिलती ना चीजें, बिल्कुल। तो ये इन लोगों की दुनिया ही अलग है, लिहाजा इनको इनका मुआवजा किसी और मखलूक से ना किया जाए, ये जिन्नाती मखलूक है। ये जिन्नाती मखलूक है। अच्छा, क्योंकि असगर साहब आपके बचपन की बातें कर रहे हैं, तो अगर जैसे आपने कहा कि अगर बचपन में से खेल कूद ये चीजें निकाल दी जाएं तो वो तो बिल्कुल बेरौनक सा हो जाएगा, उसको बचपन ही कहा ही नहीं जाएगा। तो आप अच्छे बच्चे थे या शरारती बच्चे थे कासमी साहब की तरह, क्योंकि ये तो चलती हुई बसों को पत्थर मारते थे। आप इनके कॉलम नहीं पढ़ती, वो क्या है, वो यही है कि उसमें जिस तरह छेड़छाड़ ये करते हैं, अभी पिछले कॉलम में जिस तरह इन्होंने बकरे के साथ सींग फंसाए, वो क्या है, यही पत्थर मार रहे हैं। बाकी मेरी जहाँ तक बात है, नहीं मैं कोई इतना शरारती तो नहीं था, एक शायनेस भी थी और हर तरह की सूरत हाल थी, लेकिन एक चीज जरूर थी कि एक्सप्लोर करना। तो मैं घूमता बहुत था और एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करना और कोशिश करना कि मौका मिल जाए, और फिर फिल्में देखना, फिर म्यूजिक सुनना, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में अगर हों तो फिर जाहिर है कि आप का दिल बड़ी आसानी से लगा रहता है चीजों में। आपने मूवीज का जिक्र किया, तो आप मूवीज किस किस्म की देखते थे? फायदा, मुझे जरा इजाजत जी दें। सर। आपने जो तारुफ कराया ना असगर नदीम सैयद का, जी, ये पूरा तारुफ नहीं है। मैं ना आज ही इस महफिल में सिर्फ असगर नदीम सैयद को सुनने के लिए बैठा हूँ। आपको इल्म नहीं है कि असगर नदीम सैयद जो ड्रामा पढ़ाते हैं, फिल्म पढ़ाते हैं ये, और उसके अलावा इनकी याददाश्त हैरत अंगेज है, और इनके अंदर दास्तान गोई जो है ना, एक बहुत बड़ा दास्तान गो इनके अंदर बैठा हुआ है। अब हमने इकट्ठे सफर किए बहुत सारे, बिल्कुल। अच्छा, वही जो जिस सफर में मैं खुद साथ था, उन्हीं के जब वाकयात सुनाते हैं ना, तो मैं दम बखुद होकर सुनता हूँ। आप सोचते हैं मैं इनमें साथ था। इतने कमाल के वो उनको वो सारी दास्तान बयान करते हैं, तो ये बड़ी हमाजहत शख्सियत है, और यानी लेकिन हम्बल बहुत है। इन्होंने ना कभी दावा किया ना कुछ और, तो लेकिन आज तो मैं सच्ची बात ये है, अब मुझे आप बिल्कुल नहीं बुलाएंगी, बस असगर नदीम सैयद ये मोहब्बत है कासिम साहब की। हमने यकीनन जो सफर किए उसमें बुनियादी बात यही थी कि जो दिलचस्पी इनकी शख्सियत की वजह से थी उन सफरों में, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। और क्या विट होती थी, और क्या लोगों को जवाब देना, और जिस तरीके से अपने लिए खूबसूरत माहौल पैदा करना, वो तो इनके बाएं हाथ का खेल है। तो वैसे भी इनको चाहने वाले बहुत है वहाँ, तो वो है कि खुद बखुद ही वो सारा माहौल ठीक हो जाता है। तो वो बाकी रह गई स्टोरी टेलिंग की बात। ठीक है, मैं थिएटर पढ़ाता हूँ, फिल्म पढ़ाता हूँ, टीवी स्टडीज भी हैं। ये मोहब्बत है कासमी साहब की कि याद करा दिया कि जहाँ तक स्टोरी टेलिंग का, देखिए फितरी तौर पर हमारी जो गुफ्तगू होती है उसका एक नैरेटिव बनता है, और उस नैरेटिव में बहुत सारी चीजें आती जाती हैं, टैप होती जाती हैं, एक से बात जुड़ी हुई, दूसरी से तीसरी जुड़ी हुई, तो वो एक बात बन जाती है। वरना कोई उसमें इतना बड़ा हमारा कोई टैलेंट नहीं है। नहीं सर, इसमें बिल्कुल आपका टैलेंट है। अच्छा, बात हो रही थी क्योंकि आपके बचपन की, आपने कहा कि मूवीज भी देखते थे, म्यूजिक की चीजें ना, का मैं सुना दूं। बात ये है कि उस खाली मुल्तान जैसे शहर में कुछ 30-35 सिनेमा हाउसेस थे जो अब नहीं है। अब आप देखिए कि कितना बड़ा कल्चर था हमारा। बिल्कुल। अच्छा, उधर हमें मौका मिला, 4 पैसे इकट्ठे हुए और उधर हम लाइन में लग गए। लाइन में इसलिए लग गए कि हमने कभी कभी छोटी क्लास में फिल्म देखनी होती थी, कभी दरमियानी क्लास में। यार, आपने फिल्म उस तरह नहीं देखी होगी जिस तरह मैंने देखी। मैं अगर बता दूं, पहले मैं ना बता दूं। चले प्लीज फिर मुझे बताने का मौका। वो मैंने इस तरह भी फिल्म देखी हुई है कि लंबी लाइन लगी हुई है और लोग इधर उधर से भी लाइन में शामिल हो गए हुए हैं। तो मैं ऊपर एक दोस्त चढ़ा के बंदों के ऊपर उन पर से तैरता हुआ खिड़की तक पहुंचा हूं मैं, और मेरा हाथ खिड़की में, 3-4 हाथ और भी खिड़की में, तो टिकट तो मिल जाता था, हाथ नहीं मिलता था। ये टेक्निक सिर्फ इनके यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ भी थी। अब 2 टेक्निक्स थी। अच्छा, मैं उसके लिए रजाकाराना तौर पर हाजिर होता था। एक ये होता था कि जब भीड़ लग जाए तो कोई नहीं उसे लगने दे, उससे उसे परेशान ना हो।
मुझे 2 बंदे उठाते थे ऊपर से, वही ना, वही एक ये है, लेकिन एक और तरीका था, एक अलग एक था नीचे से, वो नीचे से यूं उठता था। तो एक तो ये, अच्छा पैसे भी नहीं होते थे। अब आप उसका किस्सा सुने। हमारे एक दोस्त खालिद शिराजी हैं, वो रेडियो में थे, वो शायर थे बहुत आला, बड़ा कमाल, और बीए के अंदर वो फनून में छप रहे थे। जी। अच्छा, अब मेरे ज़ाहिर क्लास फेलो थे, तो हमने जब भी खाना खाना होता या फिल्म देखनी होती तो हम खालिद शिराजी को पकड़ लेते। वो क्या करता था, वो 2 गजलें जेब में रखता था, उसे गाहकों का पता होता था, 10-10 रुपए में वो गजल का गाहक ढूंढ लेता था। अगर 10 रुपए मिल गए तो हमारा वो दिन जबरदस्त, कि 1.5 रुपए की टिकट मिलती थी, 3 लोग हम होते थे, बाकी के पैसे हम खा लेते थे। अच्छा, और अगर फर्ज करो गाहक नहीं मिला तो मायूस नहीं होना। वो पता क्या करते कि देहाती तालिब इल्मों के दरवाजे पे दस्तक देते, वो आंखें खोल के, क्यों खालिद शिराजी और असलुद्दीन आए हैं, ये कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट है। तो वो हम उनको कहते थे, यार वो जरा 10 रुपए तो जरा अम्मी से ले आना, कल हम वापस कर। वो 10 रुपए लेके आता था, हम जाके फिल्म देख लेते। अब उस जमाने में 10 रुपए मेरे बहुत बड़ी रकम, ठीक ठाक। लेकिन ये स्टूडेंट्स के दरवाजे पे जाना और साथ ही साथ ये सिर्फ फिल्म के लिए पैसे मांगना, ये बात मुझे मांगे नहीं, हमने तड़ी लगा के लिए। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे कि फिल्म देखने का इतना शौक कि आप तमाम हदें पार कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देख ले फिर है ये। वैसे मुझे तो हैरत है, क्योंकि मैं तो अभी भी मूवीज भी देखती हूँ। खैर, अगर आप सब देखते थे तो पाकिस्तानी फिल्में ज्यादा शौक से देखते थे कि इंडियन मूवी? गुजारिश ये है कि उस जमाने में टेलीविजन नहीं था, आप वो जनरेशन है जिनके पास लैपटॉप और पता नहीं क्या कुछ हासिल है। हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ, इवन थिएटर भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फिल्म थी। ठीक है, तो फिल्म ही वाहिद तफरीह थी और एक मैजिक थी। तो उसमें इंग्लिश फिल्म भी बड़ी क्लास की आती थी, मुल्तान में हर जगह आती थी। तो उसमें उर्दू फिल्म भी, पंजाबी भी, तीनों जुबानों की। तो वो देखना पड़ता था कि जो फिल्म रश ले रही है वो हमने देख लेनी है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। असलुद्दीन सैयद साहब से अभी तक तो हमने बचपन की बातें सुनी है, अभी इनसे अदब के हवाले से बात करनी है कि ये अदब की तरफ कैसे आए, शायरी ड्रामा निगारी की तरफ कैसे आए। लेकिन यहाँ पे हमें लेना एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नए शादीशुदा जोड़ों को जिंदगी का नया सफर बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन यही वो वक्त है कि आप जरा सोचें कि इस सफर में आगे चलकर अगर कुंबे का बोझ बढ़ गया तो बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत, खुराक और अच्छी जिंदगी देने का हर ख्वाब अधूरा रह जाएगा। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। जिंदगी की मंसूबाबंदी के लिए बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें और हुकूमत पंजाब की मुफ्त और काबिल भरोसा सहूलियात से फायदा उठाएं। मुफ्त मशवरे के लिए कॉल करें 042 061 111 111 793। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। खोयों के जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद अताउल हक कासमी साहब और असलुद्दीन सैयद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए। असलुद्दीन सैयद साहब से हमने उनके बचपन के मजे के जो किस्से हैं वो तो सुन लिए, लेकिन क्योंकि सर मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम अब अदब के हवाले से आपसे बात करेंगे, तो आप ये बताएं कि अदब की तरफ कैसे आना हुआ। क्योंकि अगर हम बात करें उस आमतौर पर लिखने वालों का, तो वो अपने फनी सफर का जब आगाज करते हैं तो वो अमूमन शायरी से करते हैं, और आपने कहा कि स्कूल के जमाने से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आपके यहाँ क्या सूरत हाल थी? असल में ये वो एज होती है जिसमें एक रोमांटिक फीलिंग्स हर राइटर के यहाँ पैदा होती है, और वो शायर होना, और उस जमाने में शायर एक रोल मॉडल के तौर पर आज भी है, लेकिन उस वक्त तो एक बहुत मुशायरे जब होते थे तो आपको मालूम ही नहीं कि हजारों हजारों लोग फैज साहब को सुनने के लिए और कासमी साहब को सुनने के लिए और अहमद फराज को, दुनिया जमा होती थी अदम को सुनने के लिए। तो एक तो उस जमाने में हर कॉलेज के तालिब इल्म को ये वहम होता था कि वो उसके अंदर एक शायर है। तो हाँ, हमारे कॉलेज के जो मुशायरे होते थे उसमें 50-50 तो स्टूडेंट होते थे जो शायरी कर रहे होते थे। तो शायरी से ही शुरू किया, लेकिन सच बात यह है कि रुझान मेरा नसर की तरफ था, और नसर भी साथ लिखी जा रही थी, कहानियां लिखी जा रही थी।
لیکن ظاہر ہے کہ ایک مشق کا پیریڈ ہے، تو میں تو اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں. لیکن صحیح معنوں میں جب میں لیکچرر ہو گیا، کالج میں پڑھانے لگا، تب سنجیدگی کے ساتھ شاعری کو بھی لیا. میں نظم لکھتا تھا، بلکہ اسی پہچان سے جب میں لاہور آیا پہلی بار، تو عطا اللہ قاسمی اس وقت نوائے وقت کا ادبی صفحہ بہت شان سے نکال رہے تھے، اور اس کی دھوم پورے پاکستان میں تھی. وہ اتنا. یہ بتائیے گا لاہور آپ کون سے سن میں آئے؟ یہ نہیں، میں ویسے آیا. میرا مطلب کیونکہ ظاہر کہ علمی اور تہذیبی گہوارہ تو اس میں تو چکر لگنے چاہیے نا. تو میں آیا تو عطا صاحب نے سرخی لگائی اور میری تصویر اور خبر چھاپی کہ ملتان کا پپو لاہور. وہ میری ایک تصویر ایسی تھی کہ گول مٹول تھی. تو وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اتنی محبت سے انہوں نے پھر اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے مجھے لے گئے. شیزان ہوتا تھا مال روڈ پہ، اس میں جا کے کھانا کھلایا اور مجھے لے کے گھومے. پھر ہم ہلکے میں اکٹھے گئے اور ایک پوری محفل آرائی کی فضا ہوتی تھی، کیونکہ عطا صاحب کے ساتھ کافی اس وقت لوگ ہوتے تھے. خاص طور پر سراج منیر کا ذکر ہوا ہے، بڑا اسکالر آدمی، وہ تو بہت پڑھا لکھا ہمارا دوست تھا. اس کے گھر بھی ہم کھانوں پہ کئی دفعہ گئے. تو وہ ایک ماحول تھا لاہور کا. لیکن قاسمی صاحب سے ملنے سے پہلے پاک ٹی ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر میں گھنٹوں اس انتظار میں ہوتا تھا کوئی مجھے اندر لے جائے. یعنی اتنی وہ ایسی جگہ تھی وہ کہ جرت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اندر انتظار حسین بیٹھا ہوا ہے، اندر مظفر علی سید بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ظہیر کاشمیری بیٹھا ہوا ہے، اندر حبیب جالب. کیا بات ہے! یعنی کیا دور تھا. تو میں باہر کھڑا رہتا تھا، پھر کوئی عطا صاحب جیسا آتا تھا مجھے انگلی سے پکڑ کے. اصغر آپ کو یاد ہوگا ایک بہت دلچسپ کریکٹر ہوتا تھا پاک ٹی ہاؤس میں، ان کا نام تھا نواب ناطق دہلوی. اچھا. وہ پاکستان ٹائمز میں ایڈیٹر تھے. وہ تو وہ بیٹھ کے نا بس وہ خلا میں گھورتے رہتے تھے وہ، اور عجیب و غریب قسم کے شعر کہتے تھے. اچھا. مثلاً ان کا ایک شعر ہے، ناطق کے سخن تیرا ہے تریاق تریہا. ناطق کے سخن تیرا ہے تریاق تریہا، زمباق تریہا لکا زمباق تریہا. یہ آپ کے رنگ میں کچھ وہ شعر کہتے تھے بارے. تو وہ کمال کا. اچھا، اب ایک اور ان کا شعر تھا ان کا کہ میں نہ سمجھا ہوں نہ سمجھوں گا، نہ سمجھاؤ مجھے، بس خدا کے لیے آگے سے سرک جاؤ مجھے. وہ جب انہوں نے یہ شعر احسان دانش کو سنایا، احسان صاحب کہنے لگے بھوتنی کے اس میں یہ دوسرے مصرے میں بس خدا کے لیے آگے سے سرک جاؤ مجھے، یہ مجھے کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے احسان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایک عرصہ ہو گیا آپ کو شاعری کرتے ہوئے، آپ کو پتہ نہیں کہ مجھے ردیف ہے، اور ردیف تو آئے گی. اچھا، اسی طرح مجھے یاد آیا کہ پاک ٹی ہاؤس میں ایک اور کردار تھے ہمارے دوست تھے اسرار زیدی صاحب. اچھا، وہ لکھتے تھے کالم ہفتہ وار. اچھا، اب جو ادیب آئے اور وہ کہے کہ زیدی صاحب کمال ہو گیا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، کہنے لگے لکھ دیا ہے. یعنی وہ کہتے تھے لکھ دیا ہے، یعنی اپنی طرف سے کہ میں لکھ چکا ہر پہ آخر، اس لیے اس کو بھول جاؤ. اچھا، میں نا یہاں قضا کلامی ضرور کروں گا. وہ یہ کہ اب آپ بھی جب سنتے ہوں گے یہ تو آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ لکھ دیا ہے. اب میں بھی تنگ آیا ہوا تھا. ایک دن میں نے کہا، میں نے کوئی بات کی، کوئی بڑا کوئی عالمی واقعہ ہوا پتہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بڑے کمال کے شاعر تھے، دانشور تھے، دوست تھے ہمارے بالکل. کہنے لگے یار میں نے لکھ دیا یار، ختم کرو اس بات کو. میں نے کہا زیدی صاحب یہ یونیورس جو ہے اس میں کروڑوں دنیایں ہیں. ان دنیاؤں میں ایک سیارے ہیں، ان میں ایک چھوٹا سا سیارہ یہ ہماری زمین ہے. اس زمین پر سینکڑوں ممالک ہیں. ان سینکڑوں ممالک میں سے ایک ملک پاکستان ہے. اس پاکستان میں ہزاروں شہر ہیں، ان میں سے ایک شہر جو ہے وہ لاہور ہے. اس لاہور میں ہزاروں ریسٹورینٹس ہیں، ان میں سے ایک ریسٹورینٹ یہ پاک ٹی ہاؤس ہے. اس پاک ٹی ہاؤس میں 25 ٹیبل ہیں، ان میں سے ایک ٹیبل پہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. ان 6 آدمیوں میں سے ایک آپ ہے.
क्या कहते हैं कि मैंने लिख दिया, क्या हैसियत है? आपने उनको लाजवाब कर दिया। मैंने कहा कि हम लोगों की हैसियत क्या है इस कायनात में कि लिख दिया है। बड़े लाजवाब आदमी थे, तो उन्होंने माइंड नहीं किया, बल्कि हंस पड़े थे इस बात। ठीक सर, एक लाजवाब शख्सियत हमारे साथ भी बैठी हुई है और जी असगरुद्दीन सैयद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आप उनसे आज कुछ नहीं पूछेंगे? अमूमन अक्सर आपको दिल कर रहा होता है। बिस्मिल्लाह मैं तो चाह रहा था, जी मैं देख रहा हूँ कि आप परेशान हो जाते हैं मेरे सवालों से। नहीं अब नहीं होगा। अच्छा मुल्तान से आप तशरीफ लाए और मुल्तान का जब जिक्र हो तो सोन हलवे का जिक्र जरूर होता है। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सोन हलवे का पेड़ कितनी देर में फल देना शुरू कर देता है? अच्छा नहीं, अब मुझे इसे उधर ले जाना पड़ेगा मुल्तान। मैं तो इस बात से ये समझा था कि आप मुल्तान से तशरीफ लाए हैं, तो लोग मशहूर है वो लाए हैं। इसका जवाब नहीं देंगे आप? मैं दूंगा जी। आपको गुजारिश ये है वहाँ ले जाके कि मैं आपको ले जाना चाहूंगा जहाँ सोन हलवा तैयार होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। वो फिर आप देखें जरा। पौधों पे नहीं लगता? मेरा तो नहीं ख्याल है, अब लगने लगा हो तो कह नहीं सकता। अच्छा चलिए, एक जिमनी सवाल मैं और कर लेता हूँ कि सैयद भी हैं आप और मुल्तान से भी हैं, तो कुछ तवीज़ धागा भी करते हैं? हमारे बुजुर्ग इस तरह तो नहीं करते थे, लेकिन दुआ जरूर करते थे। और मुझे याद है मेरे वालिद, बल्कि मैंने इसका एक तरह से प्यास मेरा सीरियल था, उसमें एक किरदार है शाजी का, वो दरअसल मेरे वालिद साहब का किरदार है, जहाँ सुबह सुबह खवातीन बुरके पहन के सुबह आती थी और मेरी अम्मा उनके लिए नाश्ता बनाती थी और वो बैठ जाती थी बाबा के साथ। बाबा कुछ नहीं करते थे, सिर्फ उनको आयात लिख के या कोई ऐसी कोई फातिहा या कोई इस तरह की चीज लिख के वो उनको देते थे। वो अल्लाह का करम होता होगा उन पे कि वो उनके मसाइल हल हो जाते होंगे। तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, तो उसको मैंने फिर प्यास में भी पेश किया। तो ये, लेकिन वो इसमें बिलीव नहीं करते थे, जो बात आप कर रहे हैं धागे और वो सिर्फ दुआ पे। आपने, मैं हैरान हो रहा हूँ, आपने उनके सवाल को इतना सीरियस नहीं वैसे चले कादरी साहब, उनका सवाल कल को उसने पक्का दानिश्वर हो जाना। हाँ, अभी तो बहुत रास्ता है, कल को उन्होंने पक्का। सर जैसा कि आपने कहा कि वो दुआ की हद तक थे, तो जो आपके घर का माहौल था वो ज्यादा मजहबी था या देखिए पाबंदियां तो होती हैं इसलिए कि एक मखसूस वैल्यूज होती हैं, जिन वैल्यूज के साथ घर चल रहा होता है, तो उनको तो उन अक़दार की तो ख्याल रखा ही जाता है। बड़े का अदब क्या है, तो क्या है, वक्त पे उठना है तो क्या, वो सारी चीजें थी। लेकिन एक लिबरल माहौल था, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत सख्तियां हो कि अगर इस वक्त नहीं उठे तो ये होगा वो होगा। पता था कि स्कूल जाना है सुबह, तो जाहिर है कि वक्त पे उठना है। मैं चूंकि बड़ा था घर में, तो सुबह का नाश्ता भी मैं ही बाजार से लाता था, मसलन दही है, चने हैं या कोई इस तरह की चीज लानी होती थी, तो उसमें मैं क्यों उसमें इंटरेस्टेड होता था, उसमें पैसे बचते थे। मैं पैसे काटता था, फिर वो मेरे काम आते थे। अच्छा, ये काम मैं इस तरह भी मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हमारे वहाँ ना वजीराबाद में मलक अताउल्ला की दुकान थी। अच्छा जी, मैं चलते चलते आपको बताऊं कि वैल्यूज कैसी होती थी जी। वो जब दूध आता था ना, गवाले दूध लेके आते थे, उनके पास एक आला होता था, वो आला डालते थे उसमें। अच्छा। अगर तो दूध में पानी निकल आया, मिलावट, वो दूध वही उड़ेल देते थे, सारा नाली में बहा देते थे, चुनाचे खालिस दूध जो मिलता था। तो सुबह मैंने दही लाना होता था, मैंने जाके उस दुकान से, और मेरी क्या ख्वाहिश होती थी, मैं रास्ते में उसकी मलाई सारी खा जाता दही की मलाई मुझे आज भी बड़ी पसंद है मुझे ना। अच्छा, इस पे मुझे याद आया कि बिल्कुल ये काम मैं भी करता था, लेकिन उससे अच्छा काम हमारे एक बुजुर्ग अदीब थे, कासिम साहब के भी दोस्त थे, ए हमीद साहब, अमृतसर में, ये भी अमृतसर से हैं, तो उनकी वालिद की दूध दही की दुकान ए हमीद साहब की। अच्छा, उनके भाई इरशाद गालिब ने मुझे ये वाक़या सुनाया, कहते हैं कि रात को जब कुंडों में जाग लग जाती थी तो सुबह के वक्त 4 बजे ए हमीद उठता था और सारे कुंडों के ऊपर से मलाई खा जाता था। तो सुबह वालिद साहब देखते थे कि ये क्या है, तो कहते ये हरकत ये करता था। ये जो अमृतसरी लोग हैं ना, इनके मुतालिक मशहूर है कि इन्होंने कुछ जन्नत में चला गया,
वहाँ उसने जो दूध की नहर थी उसको जाग लगा दी। वो सारी नहर ही बन गई थी। तो ये सारी चीजें कॉमन है। फायदा बात ये है कि हमारी जो जनरेशन है, यकीन करें ये जनरेशन खुश नसीब है कि इसने अच्छे वक्त देखे हैं। अब भी हमारी जनरेशन के पास नई जनरेशन के पास सब कुछ है, लेकिन उनमें पता नहीं क्या बेसब्री है या पता नहीं क्या चीज है। वही जो बात मैं कहता हूँ, बिल्कुल कि वो इतनी चीजें हैं। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ ये क्यों नहीं खा रहे, कहते नहीं मूड ही नहीं है, तबीयत ही नहीं, बाहर से ऑर्डर करने का नहीं क्या। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आज थोड़ा सा जो मैं लेट हुआ हूँ ना, जो मेरा सबसे छोटा बेटा है अली जी, उसकी आज सालगिरह। अच्छा, मुबारक। अच्छा, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हाँ जी। तो कहने का अब्बू कुछ भी नहीं चाहिए, माशाल्लाह सब कुछ है। देखो ना, कहने का नहीं कुछ। मैंने कहा नहीं यार कुछ तो बताओ। हाँ। कहता अब्बू नहीं बस ठीक होगी तो मैं बता दूंगा आपको। मतलब अब वो असल में ये एक तरबियत भी जो है ना वो चलती है। मेरा और असगर नदीम सैयद का, हम दोनों का मामला ये है कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा को बचपन गुर्बत में गुजरा। गुर्बत एक कैफियत का नाम है, बिल्कुल, जो हमें कभी महसूस पूरी जिंदगी महसूस नहीं हुई। और फिर हमने अपने बच्चों में, इन्होंने भी अपने बच्चों में, हमने भी अपने बच्चों में एक सब्र, एक कनात, एक इंतजार की आदत डाली कि सारी चीजें अपने वक्त पे मिले, वक्त पर होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर जैसा कि आपने कहा अपने बच्चों में आदत डाली, आपसे जानना चाहूंगी कासिम साहब का तो हमें पता है जब जब इनके वालिद के हवाले से जिक्र होता है तो इनकी शख्सियत में, इनकी तालीम और तरबियत में वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो सर आपके साथ भी क्या यही बात है कि आपकी तालीम और तरबियत में आपके वालिद का ज्यादा हाथ है या वालिदा का? पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि कासमी साहब के वालिद को मैंने बहुत देखा है। अच्छा। बहुत मिला हूं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि हम जब भी अल्लामा इकबाल टाउन वाले घर जाते थे कासमी साहब से मिलने, तो मिलना तो होता था जाहिर है, और ये खाने भी बहुत करते थे। बहुत खाने होते थे, तकरीबन महीने में 1-2 खाने तो कोई बात ही नहीं है। और ज्यादा खाने तो ये होटलों में देते थे, लेकिन घर पर भी। और इनके घर हलीम बहुत आला बनती थी, वो मुझे पता था। तो इनके वालिद से इतनी हमारी दोस्ती, इतनी मुलाकात, क्योंकि वही मिलते थे हमें, वो बिठा लेते थे। तो मेरे भी यकीनन वालिद साहब की ही वजह से ये आज अगर मैं हूँ, तो उसकी वजह ये कि उन कॉन्स्टेंटली वो नजर रखते थे कि ये पढ़ रहा है, ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये जा रहा है नहीं जा रहा, इन चीजों पे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, कुछ भी हो जाए। तो वो चूंकि खुद उस देहात से ताल्लुक रखते थे जहाँ 10 मील दूर स्कूल था, तो इसलिए वो हसरत उनको थी। तो वो उन्होंने, हमारे बच्चे, उनके बच्चों ने, सब ने पढ़ के दिखाया। ठीक। यहाँ पर असगर साहब ने कहा कि वो क्योंकि कासिम साहब के घर खाने पर जाते थे तो वहाँ पर हलीम जो कि कासिम साहब के घर बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हमने कभी नहीं खाई है। क्योंकि आप बहुत बड़े दावेदार है कि आप दानिश्वर तो हैं और आप कासिम साहब की बहुत क्लोज है, तो क्या आपने वो हलीम कभी खाई है? अच्छा नहीं, मैं हलीम के चक्करों में नहीं जाता। और वो कासिम साहब ने जब कोई मसला लिखते हुए कोई इनको दरपेश होता है, अच्छा, तो वो फिर जाहिर है कुछ सिलसिले होते हैं। ये बताने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन आपने पूछ लिया। कॉलम आप तो नहीं लिखते इनके? नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ। जो बात सही है वो करनी चाहिए। पूरा कॉलम नहीं लिखता हूँ, लेकिन उसकी जो नोक पलक होती है बाज़ औक़ात उसको करना, वो आप दुरुस्त करते हैं? जी जी, ये सही कह रहे हैं। हाँ, वो करना पड़ता है ना। देखें, अच्छा, पूरी दुनिया में जाता है, वो पढ़ा जाता है। तो और फिर आप तब चक्कर लगाते होंगे, फिर उस बीच में हलीम भी बनी होती होगी, आप वो भी खा लेते होंगे? जबरदस्ती किसी दिन फरमाइश पे खिला देते हैं मुझे, तो मैं इनकार नहीं करता। इनकार तो आप वैसे कभी करते ही नहीं है। लेकिन असगर साहब ने एक बात बड़ी मजे की थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब मैंने उनसे शायरी वाला सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उस वक्त में जो स्टूडेंट्स होते थे हर एक को ये वहम था कि वो शायर है। तो सर अबरार को भी इसी किस्म के वहम है कि अबरार भी शायर है, अबरार दानिश्वर भी है? आप अबरार की बात कर रही हैं। यहाँ तो बहुत सारे मशहूर शायर ऐसे हैं जिनको ये वहम है कि वो शायर अच्छा, मतलब अबरार भी उन्हीं की कैटेगरी में आता है। अच्छा असगर साहब, मुल्तान में उस दौर में जो बड़े बड़े लिखने वाले थे, आपको उन अदीबों के साथ उठने बैठने का मौका मिला, तो आपने उनके रवैयों को कैसा पाया? भाई मेरी तरबियत में, मेरी नहीं बल्कि उस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स थे, चाहे मेडिकल कॉलेज के हों, चाहे एमरसन कॉलेज मुल्तान के हों, सबकी तरबियत में हमारे उन असातिज़ा का हाथ है जिनमें अर्श सिद्दीकी साहब बहुत अहम शायर खुद भी थे, और असलम अंसारी साहब, और डॉक्टर ए बी अशरफ साहब, फिर अनवार अहमद साहब,
ये वो अच्छा फिर मसूद अशर वहां पे थे, यानी मुझे लिखना तो मसूद अशर ने कॉलम सिखाया, मैं स्टूडेंट था तो मैंने इमरोज में लिखना शुरू कर दिया था, बल्कि वही तारुफ मेरा कासमी साहब से उस वक्त का था। तो इस तरह से वो एक बहुत आला माहौल था, फरूख दुरानी साहब थे, सब लोग थे, तो एक पूरी मतलब कई अंजुमनें थी। लेकिन क्या उस वक्त में भी सर जो अदीब थे उसमें भी दोस्ती दुश्मनी पसंद नापसंद का ये मयार था? नहीं, नजरियाती तौर पर तो फर्क होता है कि एक अदीब का कोई नजरिया है तो वो अपने हम नजरिया के साथ बैठेगा, इस तरह की बातें तो थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि खुदा न खास्ता कि बोलचाल नहीं है या उठना बैठना नहीं है, सब इकट्ठे मिलते थे, एक कल्चर था। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग आए थे ना बाहर से, पंजाब से या इंडिया के मुख्तलिफ, उन्होंने बहुत खूबसूरत कल्चर मुल्तान का डेवलप कर दिया था, क्योंकि वो मुख्तलिफ जबानें मुख्तलिफ कल्चर मिलके जो एक मुल्तान की खुशबू बनी, उसने हमें बड़ा फायदा पहुंचाया। ठीक, उससे बहुत फायदा पहुंचा। लेकिन अभी हम असगरुद्दीन सैयद साहब से ये भी पूछेंगे कि जब इन्होंने पीटीवी के लिए लिखना शुरू किया उस वक्त क्या माहौल था और आज के पीटीवी को ये कैसे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त वाइड ब्रेक का। जनाब, तबीयत तो ठीक है ना? करशी जॉर्ज जोशांदा बाकायदगी से पीता हूँ, तभी तो नजला जुकाम फ्लू से महफूज रहता हूँ। सारे ले जी, चॉकलेट, हनी और शुगर फ्री में भी करशी जॉर्ज जोशांदा। खोए हुए की जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद। असगरुद्दीन सैयद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम उनके बचपन, जवानी और अब तक के तमाम जो वाकयात हैं वो सुन रहे हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये कहा कि आपसे ड्रामा के हवाले से बात करेंगे। ड्रामे की तरफ आप कैसे आए और जब आपने पीटीवी में लिखना शुरू किया, पीटीवी के लिए जो पहला ड्रामा लिखा, उस वक्त कैसा माहौल था? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, 1980 का वाकया है, माशाल्लाह हमारे यहाँ उस वक्त मौजूद था और थोड़ी सख्ती भी थी कि किस तरह की तहरीर हो। तो उस वक्त कंवर आफ्ताब अहमद हमारे बहुत बड़े पीटीवी के डायरेक्टर थे, बाहर से पढ़ के आए थे फिल्म, उन्होंने फिल्म भी बनाई थी झलक। तो कंवर आफ्ताब साहब को एक राइटर चाहिए था नया, तो वो इस जुस्तजू में थे। इत्तेफाक से मैं इसी स्टूडियो में एक मुशायरा रिकॉर्ड हो रहा था, उसमें मैं था, तो वो मॉनिटर उनके कमरे में कट हो रहा था, तो वो देख रहे थे, कहने लगे इसको बुलाओ। खैर किस्सा मुख्तसर वो मैं गया, 14 अगस्त का प्ले उन्होंने मुझसे लिखवाया और खुद प्रोड्यूस किया। ये 1980 की बात है। उस वक्त पीटीवी में ड्रामे की जो गैलेक्सी है वो मौजूद थी। अशफाक अहमद, सफदर मीर, अच्छा उधर शौकत सदीकी, उधर हसीना मुइन, इधर मुन्नू भाई, मतलब ये सब लोग लिख रहे थे बाकायदा। और एक बड़ी शान थी हमारे ड्रामे की, लिटरेरी वैल्यूज के साथ था। तो उसमें मेरा आना, बल्कि अनवर सज्जाद मुझे वो तो कदरों आ गए। दोस्ती थी मेरी, हमारे सीनियर थे, बल्कि मुन्नू भाई के साथ ही मेरा घर था यहाँ लाहौर में, तो मुन्नू भाई भी मुझे मिले, ओए वो तू भी मैं तो पता ही नहीं, तका के नहीं देता है। तो सर, इतने बड़े बड़े नामों में आपने अपनी जगह कैसे बनाई? मैं स्ट्रगल करनी पड़ी, जाहिर है। देखें, पीटीवी ऐसी चीज है, ऐसा इदारा है जहाँ बाकायदा स्क्रिप्ट एडिटर होते हैं, आपको पता है सबको, और कितना मुश्किल होता है यहाँ दीवार फलांगना, कोई आसान नहीं था। लेकिन फिर जाहिर है कि एक स्ट्रगल पीरियड है। 1986 में मेरा इंडिपेंडेंटली पहला सीरियल आया, उससे पहले एक सीरियल आया जो एडेप्टेशन था और वो स्टेशन की फरमाइश पे था। लेकिन मेरा असल दरिया एक सीरियल आया चुलिस्तान में। वही बात मैंने बताई ना कि मेरे ददियाल वाला तजर्बा, वो मैंने दरिया सीरियल में दिखाया, जो ख्वाजा गुलाम फरीद की रोही जिसको हम कहते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद हमारे आखिरी सूफी शायर हैं, जो एक सिलसिला है, और वो कमाल के शायर हैं। उनकी काफियां तो बेशुमार गाई गई, पठाने खान ने गाई, सुरैया मुल्तानी करने गाई, जाहिदा परवीन ने गाई, किस ने नहीं गाई। तो वो उस जगह वो बैठते थे और वहां से उन्होंने शायरी अपनी की, तो वहां मैंने जाके सीरियल किया दरिया। तो इस तरह से एक सिलसिला शुरू हुआ। सर, जब आप एक नई चीज में कदम रखते हैं तो यकीनन बहुत सारी रुकावटें होती हैं, मुखालफतें होती हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए वो पीरियड आसान था या आप आसानी से उससे गुजर गए? मुखालफतें तो पता नहीं हुई होंगी, लेकिन
मैं बड़े कासमी साहब ने कह दिया कि नहीं, ठीक कह रहे हैं पता है ना कि मैं अपना काम सीखने की कोशिश करता था। मैं रिहर्सल में बैठता था, मैं रिकॉर्डिंग में बैठता था, तो वहीं से सीखता है ना। वहीं से रिहर्सल में मैं ये सीखता था कि डायलॉग क्या होता है, टोनिंग क्या होती है, उसकी टोन कैसे बनती है, तो वो फिर मैं उसको फॉलो करता था। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ चलती रही, लेकिन मुखालफत एज सच कोई नहीं हुई। मतलब आपको अच्छे दोस्त मिले, अच्छे पढ़ाने वाले मिले, सिखाने वाले मिले। अब जब आप खुद टीचर हैं तो आप कैसे और आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से डिलीवर करते हैं? मैं जो मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है, किताबें तो अपनी जगह पर हैं, किताबों से भी जाहिर है वो पढ़ते हैं, लेकिन जो कुछ मेरा फील्ड का तजर्बा है वो जब मैं उनको बताता हूँ, शेयर करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, तो वो उससे उनको बहुत फायदा होता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं और एक अच्छे प्रोड्यूसर के लिए, एक अच्छे राइटर के लिए क्या स्ट्रगल करनी चाहिए या किस तरह क्या प्रोसेस है, ग्रूमिंग प्रोसेस क्या है, वो सारा बताया जाता है कि उसमें म्यूजिक का क्या रोल है, ड्रामेटिक्स का क्या रोल है, उसमें लिटरेचर का क्या रोल है, उसमें आपके बैकग्राउंड का क्या रोल है, आपकी ऑब्जर्वेशन किस तरह की होनी चाहिए, आपका ट्रैवल किस तरह का होना चाहिए, तो वो सारी चीजें उनको बताई जाती हैं। अगर आप तो उनसे फिल्में भी बनवाते हैं जी, तो वो प्रैक्टिकली फिर वो बच्चे जब फाइनल में आते हैं तो वो या फिक्शन अपना या टीवी के लिए ड्रामा बनाते हैं या शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और बड़ा अच्छा अच्छा काम हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। वो देखने से ताल्लुक रखता है, उसकी लाइब्रेरियां मौजूद है। ठीक, कासमी साहब, वो एक सवाल जो कि हमने सदर मुमलिकत से जब मैंने किया तो मैंने सर एक सवाल था जो जब हमने ममनून साहब का इंटरव्यू किया तो उसमें हमने कहा कि एक कामयाब मर्द के पीछे कहा जाता है एक औरत का हाथ होता है, जिस पर कासमी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, और एक नाकाम मर्द के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? नहीं, एक्चुअली पूरा एक तो माहौल, मुआशरा, दोस्त, अहबाब, टीचर, वो सब भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन घर जाहिर बुनियादी चीज है। उसमें मेरी बेगम का जाहिर रोल है कि वो अपना खुद पढ़ाती हैं कैनेड कॉलेज में, तो उनको पता है अपनी बच्चियों को किस तरीके से। भाभी से कह दे कि वो ये प्रोग्राम जरूर मैं खुद बिठा के दिखाऊंगा क्योंकि इसमें उनकी तारीफ आ गई है। कासमी साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म होने वाला है और बातें इतनी सारी और सवाल इतने सारे हैं जो कि खत्म नहीं हो रहे। असरुद्दीन सैयद साहब के साथ आपने कहा कि आप लोगों की बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप रही और आप लोगों ने ट्रैवल भी बहुत सारा किया और बहुत आप ही ने इनको यकीनन लैबरेटा पे पूरी लाहौर की सैर भी करवाई। तो इनकी शख्सियत के बारे में कोई ऐसी बात जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, खूबसूरत लगती है, वो आप शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल में मैं दरमियान में बताता हूं, लेकिन आज आप बहुत खामोश रहे और वो इसलिए कि आज इनको बुलाया ही इनकी बातें सुनने के लिए बुलाया था, इनकी बातें तो सुनने के लिए मेरे आज बोलने के लिए कोई गुंजाइश मैं बोल देता हूँ कि कासमी साहब ने हमेशा, मैं तो नहीं कहूँगा शफकत की, क्योंकि मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, और मुझसे पहले ये माशाल्लाह अपना मकाम ज़ाहिर है इनका बन चुका था। तो मैं अब तक मैं खुशकिस्मत इस हवाले से हूँ कि पहले दिन से आज तक हमारे ताल्लुक में जरा सा भी फर्क नहीं आया, वो मोहब्बत उसी तरीके से जारी। हम सफर भी, ये दोस्त जिन्हीं एक बंदे का पता चलता है सफर के दौरान, तो हमने सफर भी बड़े किए, तो एक नहायत अच्छे हम सफर और गप्पी तो ये है ही है ना, वो आज ही आपने देख लिया होगा। ये तो बिल्कुल हमने, तो वो फिर बैठ के गपशप और ये वो, और कभी मैंने नहीं सुना, हमने तो ये भी देखा है ना कि यहाँ गले मिल रहे होते हैं और पीछे कोई और, ये जो सामने है मेरे, ये मेरे पीछे भी वैसे, ये आपके पीछे भी वैसे ही है। ठीक, एक नहायत मोहब्बत करने वाला दोस्त। ठीक, अबरार, आखिर में आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ऑफर करना चाहूंगा। जी, वो कौन? कि सैयद साहब, आज मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, तो मेरी तरफ ये ऑफर है कि किसी दिन आप भी किसी इंटरव्यू में मुझसे सवाल करना चाहें तो मैं कहता हूँ मैं आपको बुलाऊंगा, आपका इंटरव्यू करूंगा, रिकॉर्ड होगा, मेरी खुशकिस्मती है, ये आप बेफिक्र हो जाएं। नहीं, मैंने कहा जल्दी जल्दी तरफ से ऑफर है। ना जल्दी नहीं, यकीनन आपकी ऑफर से वो फायदा उठाने का, और ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए, मेरा ख्याल है महदूद मुद्दत के लिए। अबरार के लिए जिंदगी का वो सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन असरुद्दीन सैयद साहब अबरार को बुलाकर उनका इंटरव्यू करेंगे। खैर, कासमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असरुद्दीन सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अबरार खुशासा दानिश्वर मौजूद है यहाँ पर, इनका भी शुक्रिया, और तमाम लोगों का शुक्रिया, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देखा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और आखिर में जाते जाते हम एजाज से गजल सुनेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
پتا پتا بوٹا بوٹا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے پتا پتا بوٹا بوٹا چار دری بیماری دل کی چار دری بیماری دل کی رس میں شہد حسن نہیں ورنہ دل ورنہ دابیس درد کا چارہ جانے ورنہ دل ورنہ دابیس درد کا چارہ جانے جانے نہ جانے گل بھی نہ جائے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا پتا پتا بوٹا بوٹا پتا